Hello students, so welcome to the chemistry class of atomic structure lecture 7. In last class we have discussed about the particle nature of the electromagnetic radiation. We discussed about the Planck's quantum theory. So हमने उस क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके हमने दो डिफरेंट फॉर्म देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमने उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की एंड उसके पार्टिकल नेचर के बारे में बात की. पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के. तो हमने ये देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका जो वेव नेचर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि वेव की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया था उसमें हमने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए एक स्पेक्ट्रम बनाया था, है ना. उसमें हमने देखा था डिफरेंट लाइट्स है, जैसे विजिबल लाइट है, एक्स रेज है, गामा रेज है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थे वो उसके वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे थे. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बात किया था कि प्लांक्स ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक्चुअली वेव के फॉर्म में ना होके किस फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, या एनर्जी का जो रेडिएशन हो रहा है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है. तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रही है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रही है, तो ये जो एनर्जी का इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पार्टिकल के फॉर्म में हो रहा है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है, जिसको हमने क्या बोला था, क्वांटा. ठीक है. और इन केस ऑफ विजिबल लाइट उसी क्वांटा को हम क्या बोल लेते, फोटोन. अब क्यों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो डिफरेंट फॉर्म्स की बात की, इसके दो डिफरेंट नेचर की बात की कि ये इसके दो डिफरेंट नेचर है. तो इसमें जैसे वेव नेचर में हम बात करें तो वेव नेचर में हमारे पास आता है लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और भी कई ढेर सारे फिनोमेना हैं जो कि वेव नेचर से डिफाइन किए जाते हैं. यानी वेव नेचर, अगर हम लाइट के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को कंसीडर करें तो हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, या फिर इस वेव नेचर को कंसीडर करके हम इन डिफरेंट फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करते हैं. उसी तरह पार्टिकल नेचर के लिए बात कर लें, जैसे हमारे पास आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है. तो ये कुछ फिनोमिनन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसको आप वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को कंसीडर करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो इन फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर से इसको एक्सप्लेन किया जाता है. अब ये क्या होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है. अभी के लिए जो हमारे इस चैप्टर में जो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमें ये पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब किया जाता है. इसलिए पहले हमने पढ़ा कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में जो रेडिएशन है वो होगा, चाहे वो एनर्जी का इमिशन हो रहा हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो. ठीक है. और वेव नेचर में अगर बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी लैम्डा और वेव, यानी कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन होगा. यहां पे डिस्क्रीट फॉर्म में जो हमने पढ़ा था कि डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी का इमिशन हो रहा है, या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी का इमिशन, जहां पे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, या तो इमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी. अब इसमें हमें बात करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. तो हम इससे स्टार्ट करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना. अब देखिए,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिना है वो कैसे किया जा रहा है, यहां पे हमने एक पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, और उसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा। अब यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मैंने बैटरी लगाई, बैटरी ली है, साथ में यहां पे इसको वैक्यूम चैम्बर है, हमने कोई मतलब वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। बाकी हमारे इलेक्ट्रोड है, या फिर ये इसको हम बोल रहे हैं मेटल सरफेस, जो मेटल का हमने सरफेस लिया है। वह आपको समझाता हूं, ये मेटल का जो सरफेस है इसको हमने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हो क्या रहा है, हम एक लाइट यहां पे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि कुछ ऐसे मेटल्स जिन पे लाइट को जब इंसिडेंट किया जाता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंट रेडिएशन भी हो सकता है, नॉर्मल लाइट की बात कर रहे हैं हम, लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, और वो लाइट भी ऐसा नहीं कि किसी भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की होगी, तो एक सूटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस पे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये निगेटिव टर्मिनल था, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर रखा है, वैसे भी ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बैटरी के अकॉर्डिंग देखें तो इधर से इधर जा रहे थे। अब यहां पे जाके सर्किट टूट जा रहा था, क्योंकि यहां पे तो कोई भी हमने इस वायर को कनेक्ट नहीं कर रखा है ऐसे, तो उसके बाद सर्किट टूट जा रहा है। तो अगर मैं यहां पे अपना एक एमीटर लगा दूं, मैंने एक एमीटर लगा दिया, एमीटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, मेजर करना। जब तक मैं कोई लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बैटरी से कितना भी पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, यहां पे हमें क्या होगा, एमीटर में कोई रीडिंग दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, बीच में तो हमने ये सर्किट तोड़ दिया है। तो लाइट इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे और फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को यहां पे इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे किधर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब ये इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, जब ये इधर मूव करेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे वापस आ जाएंगे, और इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें मीटर में रीडिंग दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके नाम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, वो फोटॉन्स आए और यहां पे स्ट्राइक किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहां पे निकल रहे हैं, तो इसके नाम से ही देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटॉन की वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पे क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, एमीटर में रीडिंग दिखाई देगी। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ये हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जब किसी सूटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी स्पेसिफिक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, ऐसा नहीं कोई भी मेटल सरफेस ले लिया, किसी स्पेसिफिक मेटल सरफेस पे अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो उस रिस्पेक्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे इस इफेक्ट को बोल रहे हैं हम क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे कि वहां पे उस ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, पॉज करके डायग्राम बना लीजिए। ये लाइट है, इंसिडेंट हो रही है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट है, यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, एमीटर में रीडिंग आएगी, वैक्यूम चैम्बर है, ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में आप ले सकते हैं लाइक पोटेशियम, सीजियम, ठीक है, और भी ले सकते हैं। तो पोटेशियम, सीजियम, दो एग्जांपल मान लो लिख लिया, पोटेशियम सीजियम के मेटल सरफेस हमने ले रखे हैं, के लिखा हुआ है पोटेशियम सीजियम एटसेट्रा। सो मेटल सरफेस हमने लिया हुआ है, इस मेटल के सरफेस लाइक पोटेशियम सीजियम का मेटल सरफेस है जिसपे एक इंसिडेंट लाइट हो रही है, वो भी एक सूटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की।
तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, जिसको हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं। So now we will discuss about, but before moving on to the observations of the photoelectric effect, आप पहले इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिख लीजिए। In 1867 Hertz found out that when a, sorry it's not 67, 80, 87, when a beam of light, when a beam of light of suitable wavelength or frequency and frequency strike on the metal surface, ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइक पोटेशियम, सीजियम एटसेट्रा। ठीक है, when a beam of light of suitable wavelength or frequency strike on the metal surface like potassium, cesium, then electrons are ejected from the metal surface This phenomenon is known as photoelectric effect. Is known as photoelectric effect. ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। उसे में आप आगे भी लिख सकते हैं, दिस इमिटेड electrons are termed as photo इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सरफेस से उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसको। कहानी आपको अभी तक की समझ में आ गई है कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो इस ऑब्जर्वेशन में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट। फर्स्ट पॉइंट, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी जो अभी हमने देखा कि लाइट इंसिडेंट हो रही थी मेटल सरफेस से, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसमें ऑब्जर्वेशन ये थी कि फर्स्ट, एज सून एज द बीम ऑफ लाइट strike on the metal surface, as soon as the beam of light strike on the metal surface, ejection of electron takes place. As soon as the beam of light strike on the metal surface, ejection of electron takes place. मतलब यही ब्रैकेट में इसी के आगे मैं लिख रहा हूं, इसी पॉइंट में, देयर इज नो टाइम गैप
between striking of incident light and ejection of photoelectrons। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है, एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाते हैं। देयर इज नो टाइम गैप, कोई भी टाइम गैप का डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे हमने ऊपर से मान लीजिए कोई लाइट डाल रहे हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, या फिर अगर हमें एनर्जी उसकी हाई रखनी है, मतलब वो तो डिपेंड करेगा मेटल सरफेस के रिस्पेक्ट में कि किस तरीके का मेटल लिया गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट स्टिल अगर हम एक वेवलेंथ या फिर एक फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है जिसको इंसिडेंट करा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही वो उस पर इंसिडेंट होती है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, फोटो करंट या फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हैं, जो सरफेस से निकल के मूव कर रहे थे और लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो ये मेटल का सरफेस है, लाइट आई, इंसिडेंट हुई और फिर यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ये इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है। अगर इसकी मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो निकलने वाले नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इंटेंसिटी के केस में फोटो इलेक्ट्रॉन जो इंटेंसिटी है उस पे फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर डिपेंड करेगा। अब इंटेंसिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए ये मैंने लिया है एक बल्ब, ये मैंने लिया येलो बल्ब, ये मैंने लिया एक येलो बल्ब। ठीक है, अब इस पे आपको लिखा हुआ, आप मार्केट से लेके आए 50 वॉट, इस पे आपको लिखा हुआ है 100 वॉट। 50 वॉट का 100, देखिए ये भी येलो बल्ब है, ये भी येलो बल्ब है। ठीक है, मतलब यहां से जो वेवलेंथ, जो लाइट निकल रही है वो येलो कलर की हमें दिखाई दे रही है, येलो कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ वही है, येलो कलर की रेंज में होगी जो हमारी विजिबल लाइट की रेंज में आती है। मतलब लैम्डा सेम है, लैम्डा सेम रखा हमने, बट इसका 50 वॉट है, इसका 100 वॉट। 50 वॉट मतलब 50 जूल पर सेकेंड, ये भी 100 जूल पर सेकेंड, यानी ये 100 जूल की एनर्जी। अब आप घर में लाइए और घर में लाके दो बल्ब्स को लगा दीजिए, एक 50 वॉट का, एक 100 वॉट का। किसमें आपको ब्राइटनेस ज्यादा दिखाई देगी, जिसका पावर ज्यादा है 100 वॉट का। तो वो ब्राइटनेस क्यों दिखाई दे, मतलब हमने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, ब्राइटनेस बढ़ा दी है। तो ब्राइटनेस बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है ऑब्जर्वेशन, वो बढ़ जा रहे हैं। अब उसके बारे में बात करेंगे। तो येलो बल्ब जो है वो 50 वॉट का है, कम वॉट का है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस या इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब उसकी ब्राइटनेस को हम बढ़ा रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये 50 वॉट का तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज लो इंटेंसिटी का एंड दिस इज हाई इंटेंसिटी। अब ये क्यों हो रहे ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में ही हम आगे डिस्कस करेंगे और उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी हम केवल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि जैसे लाइट इंसिडेंट होती है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, कोई टाइम गैप नहीं है। सेकंड पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि जब हम इस लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो उस केस में निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, रफ करो। Then we will talk about the third point,
there will be no ejection of photoelectrons. There will be no ejection of photoelectrons below the characteristic frequency. इसको मैं न्यू नॉट लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी हम दिखते हैं ना न्यू नॉट से लिख रहा हूं. देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिलो द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इफ for ejection of photoelectrons frequency of incident light should be more than न्यू नॉट, मतलब न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट. ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, क्या लिखा है. देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिलो द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू नॉट बोल रहे हैं. फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी मोर देन न्यू नॉट. ये बोल रहा है. अभी हम इससे पहले पढ़ के आए हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक में, हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. यही होता है, यही पढ़ा था, जिसमें हमने E इज इक्वल टू एच न्यू. एच हमारा क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, या फिर यहीं से हम निकालते थे न्यू इज इक्वल टू, तो एच सी बाई लैम्डा बन जाता था. न्यू की जगह हम क्या यूज करते थे, सी बाई लैम्डा. करेक्ट, ये पढ़ा था हमने. तो एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये बोल रहा है कि देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ फोटोन बिलो द कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि अगर ये मेरा मेटल है, अब मैं यहां पे लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट के इंसिडेंट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू हम न्यू नॉट होगी, वो मेटल पे डिपेंड कर रहा है, और उससे नीचे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा. देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिलो द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी. तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करना है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी मोर देन न्यू नॉट. यानी कि हर बार एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम की तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है. मतलब हम यही कर रहे हैं, हमने क्या किया कि हम जो लाइट यहां से डाल रहे हैं, हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं. तो हमने ये देखा कि कुछ फ्रीक्वेंसी में यहां पे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, कुछ फ्रीक्वेंसी में नहीं निकल रहा है. तो हमने ये पाया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, हमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की, वो हमेशा उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए. जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान लो कि एग्जांपल के लिए बोलूं कि ये मेटल सरफेस है, मैंने यहां पे कुछ फ्रीक्वेंसीज की लाइट डाली. अब मैं सिंपल ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो मैंने यहां डाला 5, ठीक है, 5 पर सेकेंड या 5 हर्ट्स का, यहां 10 हर्ट्स का, यहां 15 हर्ट्स का, यहां 20 हर्ट्स का. अब मैं ये देख रहा हूं 20 के केस में भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां 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 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है. ठीक है, तो मतलब इसकी 5 से ऊपर कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे, अब मैं 5 पे जाऊं, 4 पे जाऊं, 3 पे जाऊं, 2 पे जाऊं, मैं कितनी भी फ्रीक्वेंसी कम करता चला जाऊं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा. तो अगर मैं बोलूं कि मान लो ये 9 पे भी नहीं निकल रहा है, 10 वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, तो 10 इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा. अगर मैंने फ्रीक्वेंसी उससे कम की तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. तो हर मेटल के लिए ये एक फिक्स वैल्यू होगी, जिससे नीचे फ्रीक्वेंसी करने पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर अगर मैंने एनर्जी रखी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है. ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जब मैं लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की डाल रहा हूं तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है. तो एक लिमिट है, उससे ऊपर की अगर मैं फ्रीक्वेंसी रख रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा. क्लियर सबको? Then fourth point, the maximum kinetic energy of photoelectrons, the maximum kinetic energy of the photoelectrons
depend upon the maximum kinetic energy of photoelectrons depend upon the frequency of incident radiation and it is independent on intensity of incident radiation. This is a fourth point. The maximum kinetic energy of photoelectron depend upon the frequency of incident radiation and it is independent on intensity of incident radiation. तो जो incident radiation है, जो लाइट यहाँ पे आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे किससे, मेटल सरफेस से, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और उसके इंटेंसिटी पे इनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका नंबर डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, बट उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो निकल रहे हैं, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आए हैं डिफरेंट, इन ऑब्जर्वेशंस के एक्सप्लेनेशन के बारे में। सो फोटो इलेक्ट्रिक, अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट was explained by Einstein in 1905 with the help of Planck's quantum theory। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के हेल्प से आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा, जिसका इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होगा। इसकी हेल्प से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और उन्होंने फिर जो हमने ऑब्जर्वेशन देखे वो सारे ऑब्जर्वेशन वन बाय वन एक्सप्लेन किए। ठीक है, कि क्या हो रहा होगा। अब देखिए, अगर मैं अब सिंपल बस आपको वो दो इलेक्ट्रोड दिखा रहा हूं, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं जो इससे पहले हमने बनाया था, और यहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हुई, दिस इज अ मेटल सरफेस, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। तो मेटल सरफेस है, इंसिडेंट लाइट, जब ये इंसिडेंट लाइट इस मेटल सरफेस पे निकल रही तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, जिसको हमने बोला था क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो थी वो ये बोलती थी कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में मिलकर बना हुआ है। तो जो इंसिडेंट लाइट है, आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये बोला कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये जब स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आएगी, ये स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है लाइट, जो रेडिएशन है, और हर एक पैकेट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, कितनी होती है, इज इक्वल टू एच न्यू, हर एक क्वांटा की एनर्जी होगी एच न्यू के इक्वल। अब ये जो लाइट की बात करें, जो फोटोन आ रहे हैं, ये फोटोन जाएगा इस मेटल पे, और इस मेटल के सरफेस पे, या फिर इस मेटल, ये जो हमने मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे मेटल में, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे भी हो सकते हैं, अंदर भी होंगे। तो एक फोटोन जो जाके एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, और जब ये जाके उससे स्ट्राइक करेगा तो अपनी जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, वो एनर्जी की पूरी ट्रांसफर कर देगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, और तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा।
तो एक एक फोटोन जाके एक एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे ये फोटोन अपनी टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा बाहर। तो ये यहां पे हमने इसके पार्टिकल नेचर को लिया है, जो इंसिडेंट लाइट है उसके पार्टिकल नेचर को हम कंसीडर कर रहे हैं कि स्मॉल स्मॉल पैकेट से मिलकर बना हुआ है, और ये जब स्मॉल पैकेट्स क्वांटा या फोटोन जब यहां जाके स्ट्राइक करेगा तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने के बाद उसको अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, जिससे इस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। अब जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, क्या देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ लाइट। इसका रीजन यही है कि जो स्मॉल ये लाइट जो है ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स क्वांटा से मिलकर बनी है, और एक क्वांटा जाके एक इलेक्ट्रॉन से जैसे ही टकराएगा वो तुरंत अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा उस इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन तुरंत वहां से इजेक्ट हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा, इसका मतलब वहां पे इस वजह से कोई भी टाइम गैप नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इनका जो नंबर है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो लाइट यहां पे आ रही है इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, नंबर इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे किसी लाइट की, तो ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ, जो नंबर, अगर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूं, ब्राइटनेस बढ़ा दूं लाइट की, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था येलो लाइट का 50 वॉट 100 वॉट का, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अगर किसी रूम में मैंने दो बल्ब लगाए, पहले 50 वॉट का कम लगाया, फिर 100 वॉट का लगा दिया, 50 वॉट का लगाया थोड़ी कम लाइट थी, 100 वॉट का लगा दिया ज्यादा लाइट हो गई, ब्राइटनेस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स, उनका नंबर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ाने पे, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, जो लाइट हमने इंसिडेंट की है, इसकी अगर इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस बढ़ाऊं, तो इसमें जो फोटॉन्स है उनका नंबर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने दो बल्ब लिए, एक कम ब्राइटनेस वाला, कम वॉट वाला लगाया, तो रूम में कम लाइट दिखाई दे रही है आपको कि रूम में पूरी ब्राइटनेस अच्छी नहीं है, तो आप क्या करते हो, उस बल्ब को हटाते हो, दूसरा अच्छा बल्ब और ज्यादा वॉट वाला लेके आए, तो ब्राइटनेस बढ़ गई। ब्राइटनेस बढ़ने का मतलब क्या है कि वो जो बल्ब से निकल रहे हैं फोटॉन्स, फोटॉन जो लाइट निकल रही है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको हम फोटॉन्स बोल रहे हैं, क्वांटा या फोटॉन्स इन केस ऑफ लाइट। वो जो फोटॉन्स है उनका नंबर बढ़ जाता है, नंबर बढ़ गया तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो ये जो, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो इनकी क्या बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी जब मैं बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगे। जब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गए तो जितने ज्यादा फोटॉन हो जाएंगे वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे, जितने ज्यादा फोटॉन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अगर मैं मतलब इसको बढ़ा दूं, इसके नंबर को बढ़ा दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है इसके नंबर को बढ़ा दूं, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ जाएगा। और इसका नंबर कब बढ़ेगा, जब मैं इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। और ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, एक्सप्लेनेशन वन बाय वन करके लिखते चलिए। एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऑन एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पॉइंट मैं इंटेंसिटी वाला ही लिखवा देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नंबर ऑफ फोटॉन increases by which more ejection takes place for photo electrons। ध्यान से पढ़िए इस पॉइंट को, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, ब्राइटनेस सेम है, ठीक है, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीजेस। तो जो लाइट आ रही है, जो स्ट्राइक कर रही है,
उसकी अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो उस लाइट में जो फोटोन है उसके नंबर बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस बाय विच मोर इजेक्शन टेक्स प्लेस फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जब उसके नंबर बढ़ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक करेंगे। पहले 10 थे, बाद में 20 हो गए, तो ज्यादा नंबर स्ट्राइक करेगा, ज्यादा नंबर स्ट्राइक करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो मोर इजेक्शन टेक्स प्लेस फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। सो नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और उसी तरीके से मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। दोनों में डिफरेंसेस हैं, सारे वर्ड पकड़ के चलिएगा, क्वेश्चन करते टाइम कोई गलत नहीं करेगा। फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन की बात कर रहा हूं, यानी फोटोन किसमें होंगे? जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें भी नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी की अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो उसमें जो नंबर ऑफ फोटोन है वो बढ़ जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए तो वो आके स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हम कब एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? जब हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट से मिलके बनी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्वांटा या फोटोन। तो हम लाइट की बात कर रहे हैं फोटोन, तो उसकी जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाने हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो इंटेंसिटी कम कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लीजिए ये। देन एक्सप्लेनेशन में ही सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर है ना सबको? इससे पहले जो नो टाइम गैप था ये, उसमें हमने ये कंसीडर किया था कि फोटोन आएगा, स्ट्राइक करेगा, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। सेकंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन में और क्या था? इससे पहले ऑब्जर्वेशन में हमें क्या था मिला था? ऑब्जर्वेशन में 4 पॉइंट लिखे थे ना, तो उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन में सेकंड पॉइंट हमने ये देखा था, फोटो इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे? डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फिर उसका थर्ड पॉइंट क्या था हमारा ऑब्जर्वेशन का हमारा थर्ड पॉइंट, आई थिंक फोर्थ पॉइंट जो था हमारा वो ये था कि काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। एंड थर्ड पॉइंट ये था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। करेक्ट। अब वो पॉइंट मैं आपको आगे बताता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखवाता हूं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात ही करते हैं। सेकेंड पॉइंट मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैं इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोल रहा हूं। इफ द, इसको जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? न्यू नॉट से। इफ द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है, ये मेटल सरफेस है, ये मेटल है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, यहां से इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अब वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। अब मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इस मेटल, जो मेटल हमने लिया था वो मेटल मैं थोड़ा सा ये बना रहा हूं ऐसे, देखो इस मेटल के सरफेस पे भी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हमने पढ़ा है मेटल इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन वो कैसे करता है? क्योंकि मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादातर फ्री रहते हैं, मतलब उनपे उतना फोर्स नहीं होता। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन यहां अंदर भी होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स पे अपने आसपास के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके सराउंड में जो भी एटम होगा उस एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो इस पे हर तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हुआ है, या फिर ये यहाँ पे एक एटम दूसरे एटम से जो भी यहाँ पे
जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं, तो वो यहां से निकल नहीं सकता। उसको बाहर निकलने के लिए पहले यहां के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां सरफेस पे है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ये बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से मतलब इतना हाफ पूरा बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स नहीं लग रहा है अट्रैक्शन का। उस पे क्या होगा, केवल पीछे वाले अगर कोई एटम है तो उनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो वहां बंधा हुआ। साथ में जैसे आपने मेटल में पढ़ रखा होगा कि मेटल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन, फिर इस इलेक्ट्रॉन के सराउंड में दूसरा एटम, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। तो इस तरीके से ये मेटल में क्या है, जो एटम्स प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन पे बाकी जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है। अब उस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। मान लीजिए मैंने ये लिया, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, मैंने एक लाइट डाली, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से लेके यहां तक आने में कुछ एनर्जी लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन यहां से लेके मेटल के सरफेस तक आने में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल लॉस। कैसे लॉस होगी, क्योंकि वो अपने आसपास के जो एटम्स हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहां पे कुछ एनर्जी लॉस कर देगा, उसके बाद सरफेस पे आएगा। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि मैंने लिया 10 जूल एनर्जी, कि जो लाइट है उसकी 10 जूल, मैंने इसको 10 जूल एनर्जी दी, यहां से लेके सरफेस तक आने में वो 5 जूल एनर्जी लॉस कर देता है। अगर वो 5 जूल एनर्जी लॉस कर देगा तो जब सरफेस पे पहुंचेगा फिर यहां से निकलना शुरू करेगा दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड था, दूसरा इलेक्ट्रोड था, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो इस इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 जूल होगी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं यहां पे। सिंपल सी चीज कि अगर मैंने इस 10 जूल की एनर्जी पास की है, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन यहां से सरफेस तक आने में अपनी 5 जूल की एनर्जी लॉस कर देगा। क्यों लॉस करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसको बाकी एटम से स्ट्राइक करेगा या अपनी जो डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ेगा सॉरी, उसके बाद यहां तक पहुंचेगा। तो 5 जूल की एनर्जी वो लॉस कर दिया यहां से सरफेस तक। उसके बाद वो फ्री हो जाएगा, फ्री होने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। तो बाहर जिस काइनेटिक एनर्जी से वो निकलेगा वो क्या होगी, 5 जूल होगी। ये सबको समझ में आ रहा है। अब इसी में मैं ये बोलता हूं, अगर मैं यहां से यहां तक आने में 5 जूल लॉस करता है और मैं इस इंसिडेंट को, लाइट को 5 जूल की, मैं एनर्जी ही 5 जूल की दे रहा हूं और कुछ भी नहीं दे रहा हूं, मैं केवल 5 जूल की एनर्जी दे रहा हूं, और यहां से यहां तक आने में 5 जूल की एनर्जी लॉस करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। करेक्ट, यही होगा, क्योंकि 5 जूल की मैंने एनर्जी दी और यहां से यहां तक आने में 5 जूल तो उसने लॉस कर दिया। अगर यहां से सरफेस तक आने में 5 जूल उसने लॉस कर दिया तो किस काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, 0। करेक्ट। अब मैं 5 जूल के बाद इसकी एनर्जी बढ़ा देता हूं 6 जूल, 6 जूल कर दी। अगर मैंने 6 जूल एनर्जी की तो 5 जूल यहां लॉस कर देगा। किस एनर्जी से निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल के साथ वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, एकदम सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूं। अगर मैंने 4 जूल लिया, मैंने 4 जूल की ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है 4 जूल की एनर्जी डाली है और इसको 5 जूल सरफेस तक आने में ही लगता है, तो क्या ये कभी सरफेस से बाहर निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि मैं इसको लाइट 4 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं और सरफेस तक आने में इसको लग रहा है 5 जूल, तो पूरा सरफेस तक भी नहीं आ पाएगा, थोड़ा आगे चलेगा उसके बाद उसकी 4 जूल की एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो सरफेस से बाहर निकलेगा कैसे, और जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो इधर दिखाई नहीं देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं, इधर जाएंगे नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया था पहले, उसमें हमने देखा था कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर मूव कर रहे थे और जब ये इधर पहुंचेंगे तभी हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा था। सर्किट कंप्लीट हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। अब ये जो एनर्जी के टर्म्स में मैं बता रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, एनर्जी हमने पढ़ी थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जो कि क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी कम करूंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो अब मैं ये बोलूं, ये जो 5 जूल है, जिससे 5 जूल एनर्जी देता हूं, तो वो 5 जूल यहां से सरफेस तक आने में यूज करता है। तो 5 जूल इज द मिनिमम एनर्जी जो कि इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए, मतलब सरफेस तक आने के लिए, सरफेस तक वो आ सकता है। उससे कम एनर्जी दी, 5 जूल से कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंचेगा ही नहीं।
और अगर मैंने 5 जूल से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन बची हुई एनर्जी के साथ निकलेगा। जैसे मैंने 6 जूल दी तो 5 जूल यहां लॉस कर देगा, 1 जूल के साथ बाहर निकलेगा। अगर मैंने 7 जूल दी तो 5 जूल यहां लॉस कर देगा, 2 जूल के साथ बाहर निकलेगा। तो ये जो है 5 जूल, दिस इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू रीच अप टू द मेटल सरफेस। यानी मुझे हमें हर बार अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटलीस्ट मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए, तो उस पे इलेक्ट्रिक निगेटिव चार्ज होगा, इधर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी दूसरी प्लेट थी, ये हमारी पहली प्लेट थी। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल गया तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो उसको खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैंने 5 जूल से कम एनर्जी रखी तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर मूव नहीं कर पाएगा। तो मुझे मिनिमम 5 जूल की एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन सरफेस तक पहुंच पाए, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, अब इसी फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मिनिमम एनर्जी 5 जूल है, उसी तरह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि इंसिडेंट लाइट की वो फ्रीक्वेंसी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट मेटल के सरफेस तक पहुंच पाए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए पॉसिबिलिटी हो। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, मैं फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू रीच अप टू द सरफेस। एंड इसी मिनिमम एनर्जी के रिस्पेक्ट में मैं फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता हूं क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में आ जाएगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी डालनी है ताकि वो इस सरफेस तक पहुंच पाए। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट मैंने डाली तो कम एनर्जी दे दूंगा, और अगर मैं कम एनर्जी दे दूंगा 5 जूल से तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, मेटल के सरफेस तक